पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। उन्होंने पहली बार रेडियो सक्रियता का डिफिनेशन दिया, रेडियो सक्रियता शब्द का जन्म दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो अदृश्य किरणों का त्याग करते हैं और वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। मेरे दोस्त, इससे कुछ न कुछ अदृश्य किरणें जरूर निकल रही होगी, तब तो एक्सरे प्लेट खराब हो रहा होगा। तो यह डिफिनेशन आज भी मान्य है और क्लास 12th में इसी डिफिनेशन को लिखा जाता है। यह डिफिनेशन देकर, यह घटना है 1896 से 98 के बीच का। यह डिफिनेशन देकर बेचारे चल बसे और बाद में एक व्यक्ति आए, हस्बैंड और वाइफ। बाद में एक व्यक्ति आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर, जिनका नाम था क्यूरी। वाइफ का नाम था मैडम क्यूरी और हस्बैंड का नाम था पियरे क्यूरी। इन्होंने एक और पदार्थ का खोज किया जिसका नाम था रेडियम। यह यूरेनियम की तुलना में अत्यधिक अदृश्य किरणों का त्याग करता था, यानी एक्सरे प्लेट को यह बहुत जल्दी ही खराब कर देता था। तो क्यूरी दंपति कहने का अर्थ होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को अगर नोबेल प्राइज मिल जाता है उसे दंपति कहा जाता है। तो क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी रेडियम का खोज किए और इस बात का चर्चा पूरे विश्व में होने लगा, पूरा विश्व में फेमस हो गए और 1903 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1903 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला और आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज की देने की शुरुआत 1901 से हुई है और यह हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला है, इसलिए इन्हें दंपति कहा जाता है। तो एक यूनिट बन गया, रेडियो सक्रियता का एक यूनिट बन गया क्यूरी। अब ध्यान देते हैं, हेनरी बेकवेरेल अपना डिफिनेशन दिए कि प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृश्य किरणों का त्याग करते हैं, जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती है। वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी रेडियम का खोज किए, तो इस रेडियो सक्रियता का शब्द में बहुत जान आ गया, बहुत चर्चा में आ गया कि रेडियो सक्रियता कोई प्रोसेस है, कोई घटना है और इसके कारण यह दोनों व्यक्ति बहुत फेमस हुए और 1903 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इस खोजों के सिलसिले में यह सूचना एक और वैज्ञानिक को मिली जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी एक विद्वान आदमी थे। उन्होंने सोचा कि इन पदार्थ से रेडियम हो या यूरेनियम हो, अदृश्य किरणें तो निकाल रहे हैं, तो कैसा किरण है, निगेटिव किरण है, पॉजिटिव किरण है कि उदासीन किरण है, इसके जांच के लिए उन्होंने एक बर्तन लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ को रख दिए और एक प्लेट रखें, एक्सरे प्लेट रखें जिस पर पॉजिटिव चार्ज रखें और एक प्लेट रखें जिस पर निगेटिव चार्ज रखें और एक उदासीन रखें जिस पर कोई चार्ज नहीं था। अब सोचे, रदरफोर्ड सोच रहे हैं कि इससे हम जानकारी ले लेंगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से किस प्रकार के किरणें निकलती है, पॉजिटिव किरणें रहती है कि निगेटिव किरणें रहती है या आवेशहीन किरणें रहती हैं। उन्होंने देखा कि तीनों के तीनों प्लेट खराब हो गए। वो कहे कि यहां तो बहुत बड़ा एक सीखने का, विश्लेषण करने का जरूरत है। तो उन्होंने नाम दिया, 3 प्रकार के किरणों का नाम दिया जो पॉजिटिव क्षेत्र की ओर विचलित हो रहा था। विचलन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में डेविएशन कहते हैं, यानी राह भटक जाना, यानी किसी ओर आकर्षित हो जाना। तो पॉजिटिव क्षेत्र की ओर, धनात्मक क्षेत्र की ओर जो किरणें आ रहा था वह पक्का
ऋणात्मक प्रकृति का होगा, तब तो पॉजिटिव क्षेत्र की ओर, पॉजिटिव फील्ड की ओर आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और जो निगेटिव क्षेत्र की ओर आ रहा था, ऋणात्मक क्षेत्र की ओर आ रहा था, वह पक्का उस पर धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो उदासीन क्षेत्र की ओर जा रहा होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी आवेशहीन होगा। तो जो धनात्मक क्षेत्र की ओर विचलित हो रहा था उसे बीटा नाम रखा गया, और जो ऋणात्मक क्षेत्र की ओर आ रहा था उसे अल्फा नाम रखा गया। ध्यान दीजिएगा, अल्फा जो किरण होगा वो पक्का धनात्मक होगा, तब तो ऋणात्मक क्षेत्र की ओर विचलित हो रहा है, यानी अल्फा पर धन आवेश होता है, बीटा पर ऋण आवेश होता है। और जो उदासीन क्षेत्र की ओर गया, उदासीन एक्सरे प्लेट को खराब किया था, यानी वहां भी किरण गया, उस किरण को उन्होंने गामा नाम रखा। तो अल्फा पर धन आवेश होता है,